डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अपने विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश का अध्ययन कर रहे हैं। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, या उस वस्तु पर जो आवेश है वो धनावेश है या ऋणावेश है, इस चीज का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे अपने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। और इसको डिफाइन करते थे अपने ये लिखते हैं कि इस उपकरण की सहायता से वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का पता लगाया जाता है। इसमें जैसे एक अपने ग्लास का या कहीं अपने कांच का एक पात्र है जैसे जी, जिसमें एक धातु की छड़ लगी होती है। इस छड़ के एक किनारे पर तो धातु की चकती डी लगी होती है और दूसरे किनारे पर सोने की पन्नियां लगी होती हैं, दो एल जो अपने लिखा हुआ है। और पात्र के अंदर टिन की दो ये पत्तियां होती हैं जो उपकरण की सुग्राह्यता को बढ़ाती हैं। और बाहर वाला हिस्सा अपने इसको भू संपर्कित किया होता है। तो इस उपकरण के द्वारा जैसे अपने को आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है, तो मान लिया कि अपने पास जैसे इस पेन के ऊपर आवेश है या नहीं है, तो पहले अपने इसको इस चकती से स्पर्श करवाएंगे। अगर इस पर आवेश है तो ये आवेश इस चकती के ऊपर आ जाएगा, मान लेते हैं कि धनावेश है। अब धातुओं का गुण होता है कि उसके ऊपर आवेश तत्व रूप से वितरित हो जाता है, सभी जगह एक जैसा वितरित होगा। इसको प्लस दिया तो ये आवेश यहाँ पे फैल गया। जब ये आवेश इन पत्तियों के ऊपर आएगा, इन दोनों पत्तियों के ऊपर धनावेश है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये पत्तियां दूर चली जाएंगी। इससे अपने को पता लग जाएगा कि वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है। ये पहले अपने अनावेशित या आवेशित वस्तु को चकती से स्पर्श करवाया। सतत आवेश वितरण से वो आवेश सारी सतह के ऊपर एक समान रूप से वितरित हुआ, पत्तियों पे पहुंचा, पत्तियों पे समान आवेश आया। समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है तो पत्तियों का फैलाव पहले से बढ़ता है। पत्तियों का फैलाव अगर बढ़ता है तो आवेश है, फैलाव उतना ही रहता है, तो इसका मतलब वस्तु के ऊपर आवेश नहीं है। अब दूसरा अपने को आवेश की प्रकृति का पता लगाना है। प्रकृति पता लगाने के लिए पहले स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को एक ज्ञात आवेश दिया जाता है। जैसे अपने मान लेते हैं कि अपने इसको प्लस आवेश दे दिया, तो ये प्लस आवेश से सारे के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब अपने अज्ञात आवेश की छड़ को इससे स्पर्श करवाएंगे। इस पे अज्ञात आवेश है, अपने को ये पता नहीं कि ये प्लस है या माइनस है। अज्ञात आवेश इसको दिया, देने पर मान लेते हैं पत्तियां पहले यहाँ थी और अब यहाँ आ गई। इनका जो फैलाव है वो पहले से बढ़ गया। ये फैलाव तब बढ़ेगा जब इसको समान प्रकृति का आवेश मिलेगा। जैसे पहले प्लस था, फैलाव बढ़ रहा है, और प्लस आवेश इसके ऊपर आता है तब तो फैलाव बढ़ जाएगा। तो अज्ञात आवेश देने पर पहले से ही विस्तारित या फैली हुई पत्तियों का फैलाव अगर और बढ़ता है तो वो जो अज्ञात आवेश है वो धनावेश होगा, कारण अपने इसको पहले प्लस आवेश दिया हुआ था। अज्ञात आवेश देने पर इन पत्तियों का फैलाव कम हो गया, ये अंदर की ओर आ गई। तो इसका मतलब इस स्वर्ण पत्र के ऊपर अपने पास जो आवेश दिया है अपने अज्ञात, वो कौन सा अपने पास ऋणावेश है। कारण ये ऋणावेश स्वर्ण पत्र पर मौजूद धनावेश को क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो रिपीट करें, अगर अज्ञात आवेश देने पर फैली हुई पत्तियों का अगर फैलाव बढ़ता है तो अज्ञात आवेश धनावेश होगा, कारण अपने पहले इसको धनावेश दिया हुआ था। और अज्ञात आवेश देने पर पत्तियों का फैलाव कम हो रहा है तो वो अपने ऋणावेश होगा, कारण पहले धनावेश दिया था, ऋणावेश उसको उदासीन करेगा, आवेश कम होगा, प्रतिकर्षण बल का मान घटेगा। तो इस स्थिति में पत्तियां अपने क्या आएंगी, पास आएंगी। तो यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी था। अगर अपने थोड़ा हायर ऑर्डर के अंदर लें, इस पत्र के अंदर हवा भरी हुई है और इसके ऊपर अपने एक्स किरणें आपतित करते हैं, तो स्वर्ण पत्रों के फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं स्वर्ण पत्र यहाँ है, तो अगर अपने एक्स किरणें आपतित करते हैं और पात्र के अंदर हवा भरी हुई है, तो उस स्थिति में एक्स किरणें इस हवा का आयनीकरण करेंगी। आयनीकरण होने से जो आयनीकृत हवा होगी इन पत्तियों को उदासीन कर देंगी और उदासीन होते पत्तियां चिपक जाएंगी। ये मान लेते हैं कि पहले यहाँ थी पत्तियां, इन पे आवेश प्लस था और निकटवर्ती हवा का आयनीकरण हो गया, तो
अब इन पत्तियों का फैलाव कम होगा, कम होते हुए पास आ जाएंगे। ये तो स्थिति में जो पात्र में हवा है। अब अपने कह रहे थे कि पात्र के अंदर निर्वात है, ये एक्स किरणें जैसे यहाँ प्लस आवेश है, एक्स किरणें जब इन पत्तियों पर आपतित होंगी तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इस प्रभाव को अपने बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्रोटॉनों से कम है। इलेक्ट्रॉन और निकल गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कम होगी प्रोटॉन से, तो यहाँ धनावेश का मान बढ़ गया। धनावेश का मान बढ़ने का मतलब पत्तियों का फैलाव पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पात्र में निर्वात है, एक्स किरणें आपतित कर रहे हैं और पत्तियों पे धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और धनावेशित होंगी तो फैलाव पहले से क्या होगा, बढ़ेगा। कारण अपने बल का सूत्र होता है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आवेश बढ़ रहा है, बल का मान पत्तियों में बढ़ेगा तो फैलाव ज्यादा होगा। अब अपने ये ले लेते हैं कि पत्तियों के ऊपर ऋणावेश है, Ne ग्रेटर देन Np, और अब एक्स किरणें आपतित करते हैं निर्वात में। अब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, निकल गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन कम हो रही है, ऋणावेश कम हो रहा है, तो पत्तियों के बीच का प्रतिकर्षण बल अपने कम होगा, तो ये पत्तियां अपने पास में आ जाएंगी। तो निर्वात की उपस्थिति में एक्स किरणें आपतित करने पर अगर धनावेश है तो फैलाव बढ़ेगा, कारण पत्तियों का धनावेश बढ़ेगा। और निर्वात की उपस्थिति में एक्स किरणें आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पत्तियों में ऋणावेश है, ऋणावेश की कमी होगी, कमी होते पत्तियों का फैलाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह अपने स्वर्णवत्तर विद्युत दक्षता जिसके द्वारा अपनी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है कूलाम का नियम या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसे अपने स्थिर विद्युत की बल बोलते हैं। यह जो बल है या नियम है, यह भौतिक टिप्पणियों पर आधारित है और किसी अन्य अवधारणा से तार्किक रूप से व्युत्पन्न हुआ है। और मौजूदा दौर की अगर अपने बात करें तो यह सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, यह नियम लागू होता है। पर जब अपने इस नियम की बात करते हैं तो यह नियम स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। अब जब स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य यह नियम लगेगा तो उस स्थिति के अंदर एक ध्यान देने योग्य की बात होती है कि जो आवेश है उस वस्तु के केंद्र पे केंद्रित होना चाहिए। ये अपने बात करें, ये अपने पास दो बॉल है जिनकी त्रिज्या r और उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में कूलाम का नियम लागू हो रहा है। मान लेते हैं कि इनके ऊपर प्लस आवेश है, तो कूलाम का नियम उसी स्थिति में लागू होगा अगर इनके बीच की प्रेक्षण दूरी इनकी ज्यामिति से ज्यादा है। और ज्यादातर स्थितियों में अपने ये लेते हैं कि जो वस्तु है उनको गोलाकार माना जाता है कि गोले के जो आवेश है बिल्कुल केंद्र पे केंद्रित होगा। दूसरी जो स्थितियां होती हैं, जैसे अपने एक छड़ ले लें, इसके लिए अगर अपने बात करें तो यहाँ कूलाम का नियम जल्दी से लागू नहीं कर पाएंगे, फिर वहां अपने कलन विधि वगैरह से हल करते हैं। तो नियमित आकार के अपने कहें कि एक्सटेंडेड बॉडी है, वृहद आकार की नियमित शेप की वस्तुएं हैं, तो उनके मध्य कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब उसका आवेश उनके केंद्र पे केंद्रित हो और उनके बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो। नॉर्मल कह दिया अपने कहेंगे दो आवेशित गेंदे, उनके मध्य कूलाम का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, तो अपने कहेंगे लग सकता है अगर उनकी प्रेक्षण दूरी उनकी ज्यामिति से ज्यादा है। अगर ये प्रेक्षण दूरी कम है ज्यामिति की तुलना में, अपने उस स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। अपने फिर अपने इसके कथन में ये बात बोल देंगे स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। गतिशील आवेशों में विद्युत बल होता है, लेकिन वहां विद्युत बल के अतिरिक्त एक और बल होता है जिसे अपने बोलते हैं चुंबकीय बल। तो जब गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं तो वहां कुल बल की अगर आपने बात होती है तो वहां विद्युत बल प्लस में चुंबकीय बल होता है जिसे अपने लॉरेंज बल बोलते हैं। तो एक बार अपने आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन करें तो यहाँ सिर्फ अपने कूलाम के नियम की बात करेंगे। यहाँ अपने क्या कहेंगे कि अपने स्थिर विद्युत की बल की बात करेंगे। अगर अपने इसका कथन लेते हैं तो कथन तो ये है कि अपने पास जैसे अपने पास दो आवेश है Q1 और Q2 जिनके मध्य दूरी r है, इनके बीच में बल लग रहा है, तो यह नियम ये कहता है कि इनके बीच में जो बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती
और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदुवत आवेश स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपने बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना की, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी प्रकृति सिर्फ और सिर्फ आकर्षण की होती है, लेकिन जो कूलाम बल है इसकी प्रकृति जो अपने हैं वो आकर्षण की भी होगी और प्रतिकर्षण की भी होगी। आकर्षण बल तब लगेगा जब एक आवेश प्लस और एक माइनस है, विजातीय आवेश है, और प्रतिकर्षण बल तब लगता है जब सहजातीय आवेश है, दोनों माइनस है या दोनों प्लस है। तो गुरुत्वाकर्षण और कूलाम के अंदर पहला फर्क तो अपने ये होता है। फिर दूसरी चीज, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। बीच में दो द्रव्य पिंडों के बीच में कोई भी माध्यम आ जाए तो यह अपरिवर्तित रहता है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन कूलाम का नियम या स्थिर विद्युत की बल है माध्यम पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या हवा है तो इस बल का मान अधिकतम होता है, और अगर दोनों माध्यमों के बीच में अपने धातु है, दो आवेशों के मध्य धातु है, तो इस स्थिति में बल न्यूनतम होता है और ये शून्य होता है। तो यह माध्यम पर बहुत ज्यादा निर्भर करने वाला बल है। अगर इन दोनों बलों के फर्क की बात करें तो दोनों ही फर्क आ गए। ये सिर्फ आकर्षण प्रकृति का, या आकर्षण और प्रतिकर्षण का, ये माध्यम निर्भर नहीं करता माध्यम पे, ये माध्यम पे निर्भर करता है। तीसरा, इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम लागू होता है। प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की प्रतिक्रिया होती है। अपने अब मान लेते हैं कि Q1 आवेश Q2 पे बल लगा रहे हो, दोनों धनावेश ले लिए तो प्रतिकर्षण है, जिस पे बल लगा उसका नंबर पहले और जो लगा रहा है उसका बाद में, तो F21। Q1 पे Q2 बल लगा रहा है, ये इधर की ओर होगा F12। तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो F12 इक्वल होता है -F21। फिर अगर इसके अंदर अपने बात करें तो यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल वो बल होते हैं जिसमें किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक अपने लेके जा रहे हैं, तो किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। एक संपूर्ण पथ के लिए जो कार्य का मान है वो शून्य होता है, वो संरक्षी बल होते हैं। फिर यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल वो होते हैं जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं, उन्हें अपने केंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण भी केंद्रीय बल है, तो यह भी संरक्षी और केंद्रीय बल होता है अपने। तो फर्क तो इनमें सिर्फ दो ही थे, एक तो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला, माध्यम वाला, ये इनमें सिमिलरिटी है। न्यूटन का तीसरा नियम लेते हैं, संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है अपने। फिर जो कूलाम का नियम है वो 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक लगता है। इससे कम दूरी पर आवेशों में नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। तो इसके अगर अपने प्रास की बात करते हैं तो 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक होता है। अब इस फॉर्मूले की जैसे अपने लिए इनको संयुक्त रूप से लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ K लिखेंगे, K Q1 Q2 बटे R²। इस K को अपने स्थिर विद्युत की नियतांक बोलते हैं, और यह दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो आवेशों के मध्य के पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा ये निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर। अगर अपने सीजीएस पद्धति लेते हैं तो इस K का मान 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर होता है, स्टैटिक कूलाम बोल देते हैं। और अगर MKS पद्धति लेते हैं तो इस स्थिति के अंदर अगर अपने आवेशों के मध्य निर्वात या हवा है तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है और ये अधिकतम मान होता है। और अगर आवेशों के मध्य अन्य कोई माध्यम है निर्वात या हवा के अतिरिक्त, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ये अपने कह सकते हैं 9 गुना 10 की घात 9/एप्सिलॉन r। अब मैंने जैसे यहाँ ये लिखा एप्सिलॉन लिखा, एप्सिलॉन 0 लिखा, एप्सिलॉन r लिखा, तो जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और जो एप्सिलॉन r है वो इन दोनों का अनुपात है। इसे अपने बोलते हैं प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन 0 है इसका मान 8.85 गुना 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो अपने बोल रहे थे कि कूलम्ब का नियम और यहाँ के का मान माध्यम आधारित बहुत निर्भर है, माध्यम पे बहुत निर्भर करता है, तो वो इसी आधार पे है। अगर अपने लेते हैं हवा या निर्वात, तो उस स्थिति के अंदर अगर अपने हवा की बात करते हैं तो एप्सिलॉन r का मान होता है 1.006। अगर अपने निर्वात की बात करते हैं तो एप्सिलॉन r का मान 1 होता है। अगर अपने धातु की बात करते हैं तो एप्सिलॉन r का मान अनंत होता है। जैसे यहाँ 1 लिख दिया अपने निर्वात के लिए तो ये मान आ जाएगा। अनंत लिखेंगे तो उस स्थिति में k का मान अपने शून्य होगा। k का मान शून्य है तो बल का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो जब कूलम्ब के नियम से अपने बल की बात करते हैं, k की बात करते हैं, स्थिर विद्युत की नियतांक की, तो इनका मान माध्यम आधारित बहुत ज्यादा होता है। तो अब अपने लिख दिया माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एक्चुअली विद्युतशीलता क्या होती है, अगर अपने किसी पिंड को विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर वो कितनी बाधा उत्पन्न करेगा। अगर अपने इसका सामान्य मीनिंग लेते हैं तो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु को रखने को वो कितनी उसमें बाधा करेगा, तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। अगर अपने हवा की बात करें और एक विद्युत क्षेत्र नॉर्मल के अंदर हवा है अपने, तो अपने विद्युत प्रेरण पड़ा तो हवा में कभी विद्युत प्रेरण नहीं होता, कारण उसकी बाधा बहुत ज्यादा हो जाएगी। वही अगर उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने क्या करते हैं, एक धातु को रखते हैं तो उसमें विद्युत प्रेरण बहुत ज्यादा होगा, वहां आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा आएगी, तो उसके अंदर जो बाधा का मान कम है, हवा के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र में बाधा का मान अपने पास के ज्यादा है, तो बाधा जो आ रही है उसे अपने विद्युतशीलता बोलते हैं। परिभाषा अगर जब इसकी प्राविद्युतांक के लेते हैं तो अपने ये लेते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को प्राविद्युतांक कहते हैं, और इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है और ताप पे भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की आणविक व्यवस्था बिगड़ती है, तो उस स्थिति में इसका मान कम होता है। टी का मान ज्यादा कर दें, एप्सिलॉन r का मान अपने कम हो जाएगा। लेकिन जब भी आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो यहाँ k का मान अपने 9 गुना 10 की घात 9 ही लेते हैं। ज्यादातर स्थितियों के अंदर अपने जो बल की गणना करते हैं वो हवा या निर्वात के लिए करते हैं। हाँ, अगर कोई माध्यम आ गया तो उस स्थिति के अंदर अपने इस सूत्र को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हवा के लिए अगर अपने लिखें तो अपने इसको जैसे इस तरह लिख दें, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर माध्यम है तो अपने इसको ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बटे r स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन है इस फॉर्मूले से लिए अपने, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r स्क्वायर को अपने f0 लिख सकते हैं, तो fm बराबर f0 बटे एप्सिलॉन r आ जाएगा। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो घटता है। निर्वात में बल का मान अधिकतम होगा। अब मान लिया कि दो आवेशों के बीच में अपने 6 प्राविद्युतांक का पदार्थ रख दिया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। निर्वात में दो आवेशों के मध्य मान लेते हैं 18 न्यूटन बल लग रहा है और एप्सिलॉन r का मान 6 है,
जब ये मान यहाँ लिखेंगे 18/6 तो टोटल 3 आएगा, तो माध्यम बदलते बल का मान कम हो जाएगा। तो अब अपने जैसे थोड़ी सी इसकी परिभाषा की बात कर लें एप्सिलॉन आर की। अपने पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसकी डेफिनेशन अपने ये लिखते हैं, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। यह मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। जब अपने लिखते हैं तो ये लिखते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन जीरो गुना एप्सिलॉन आर होता है। इसका न तो कोई मात्रक है, नहीं कोई विमा है, यह माध्यम पे आधारित है और ताप पे आधारित है। फिर अगर अपने इसको प्रूफ करें कि अपने पास Q1 और Q2 आवेश हैं और ये निर्वात में रखे हुए हैं, तो इनके मध्य बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और अगर ये दोनों आवेश माध्यम में रखे हुए हैं तो इनके मध्य बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अपने निर्वात में बल और माध्यम के बल में भाग दे दें तो F0 बटे Fm, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन। इससे लिख सकते हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ये सूत्र का प्रूफ हो गया। तो अपने कह दिया माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक है। यहाँ अपने कह सकते हैं निर्वात में बल और माध्यम में बल का जो अनुपात है वो भी अपने पास क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। इससे अपने ये लिख सकते हैं F0 बटे Fm एप्सिलॉन आर। तो Fm का मान आ गया F0 बटे एप्सिलॉन आर। अन्य माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। माध्य निर्वात हवा में बल का मान अधिकतम होता है। अगर अपने धातु ले लें, धातु के लिए एप्सिलॉन आर अनंत है तो Fm का मान 0 आएगा। किसी भी संख्या में अनंत का भाग है तो शून्य आता है, तो धातु की उपस्थिति में बल शून्य है। और अगर अपने निर्वात है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो Fm बराबर F0 उस स्थिति में बराबर होंगे। तो जैसे कहीं बल का अधिकतम मान निर्वात में और बल का न्यूनतम मान धातु की उपस्थिति के अंदर होता है। फिर हमने पहले बता दिया एप्सिलॉन आर का मान ताप पे आधारित है, ताप पे निर्भर करता है। ताप बढ़ेगा तो एप्सिलॉन आर का मान अपनी घटेगा। यह मात्रकहीन और अपनी विमाहीन राशि है। लेकिन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो की अगर अपने बात करते हैं तो इनकी जो SI MKS अगर मात्रक लेते हैं एप्सिलॉन व एप्सिलॉन जीरो का MKS मात्रक, तो वो तो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर अगर अपने SI मात्रक लेते हैं तो ये होता है फैराड प्रति मीटर होता है। धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन 0 बटे D। C धारिता, इसका मात्रक फैराड, A क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और D अपने दूरी मीटर। तो ये मीटर इधर अपॉन में आएगा, तो इसका SI जो मात्रक है वो फैराड प्रति मीटर है। फिर इसके अपने विमा की बात करें तो अपने सूत्र से ले लेते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 4 पाई F आर स्क्वायर। आवेश की विमा 80, 4 पाई नियत है। बल की विमा M1 L1 T -2
और ये दूरी का वर्ग है तो L2। इसे अगर हल करेंगे तो अपने पास आएगा m-1 L-3 T4 और A2। यह एप्सिलॉन व एप्सिलॉन जीरो की विमा है अपनी। तो यह अपने स्थिर विद्युत की बल था और प्राविद्युतांक था।